हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज भी आपके लिए डेली करंट अफेयर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और कोशिश ज़रूर करें कि हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उनका एक नोट्स बना लें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना देर किए और देखते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, Who has been appointed as the chairman of the Chiefs of Staff Committee of the Indian Army recently? हाल ही में भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, ऑप्शन बी एडमिरल R हरि कुमार, ऑप्शन सी जनरल MM नरवणे, ऑप्शन डी जनरल दलवीर सिंह सुहाग। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर देखते हैं और हमारा राइट आंसर है सी जनरल MM नरवणे। जी हाँ दोस्तों, जनरल MM नरवणे जो है वो अभी 27th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ठीक है। और हाल ही में इन्हें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये इस तरह इंडिया के 58th चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ये अध्यक्ष यानी चेयरमैन ये बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आखिर होता क्या है। तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो 3 सेवाओं के प्रमुख से बना एक ग्रुप होता है। एक ग्रुप होता है जो यह इंश्योर करने के लिए काम करता है कि किसी भी ऑपरेशन या सीरियस मुद्दा पर तीनों सेना के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। यानी कोई भी अगर ऑपरेशन अगर करना हो या कोई भी अगर सीरियस मुद्दा हो, यानी सीरियस कोई भी अगर इश्यू हो रही है, तो हमारे जो भी तीनों सेना है यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेना के बीच एक कोऑर्डिनेशन बना रहे ताकि वो ऑपरेशन और वो मुद्दा को अच्छी तरह से निपटारा किया जा सके, ठीक है। तो उसी के चीफ चेयरमैन के रूप में जनरल MM नरवणे को नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अगर हम अपनी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, ये हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ अभी करेंट है। क्या है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी ये एयरफोर्स के चीफ हैं। और R हरि कुमार ये नेवी के चीफ हैं। किसके? नेवी के चीफ हैं। और दलवीर सिंह सुहाग, तो अगर हम दलवीर सिंह सुहाग की बात कर ले, तो ये इंडियन आर्मी के जो आर्मी स्टाफ है उनके ये फॉर्मर चीफ रह चुके हैं, यानी फॉर्मर चीफ है ये, यानी ये इंडियन आर्मी का जो आर्मी स्टाफ का जो चीफ होते हैं ये रह चुके हैं, दलवीर सिंह सुहाग। और ये प्रेजेंट टाइम में हमारे जो करेंट इंडियन हाई कमिश्नर है सेशेल्स के, ये उस पद पर ये विद्यमान है। यानी ये कहाँ है? सेशेल्स के इंडियन हाई कमिश्नर के पद पे ये अभी प्रेजेंट टाइम में विद्यमान है, ठीक है, जनरल दलवीर सिंह सुहाग। तो दोस्तों, इस तरह जनरल MM नरवणे जो है वो हमारे इंडियन आर्मी के चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which festival of India has been given the status of cultural heritage by the United Nations Cultural Organization UNESCO recently? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की सांस्कृतिक इकाई यूनेस्को ने भारत के किस पर्व को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? हमारे ऑप्शन है वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा, दिल्ली दिवाली यानी दिल्ली की दिवाली, सी बिहार छठ यानी बिहार का छठ, डी पंजाब बैसाखी यानी पंजाब की वैशाखी। तो सबसे पहले हमारा राइट आंसर क्या होगा वो जान लेते हैं। हमारा राइट आंसर है वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा, यानी पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा।
यानी दोस्तों कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है उसे यूनेस्को ने हाल ही में सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। किस चीज़ का दर्जा दिया है? यानी यूनेस्को ने हाल ही में इसे कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। और अगर हम बात करें कि यूनेस्को ने ये जो फेस्टिवल वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा, इसको जो ये कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है, तो ये हमारे एशिया का ये फर्स्ट फेस्टिवल है। क्या है? ये हमारे एशिया का पहला फेस्टिवल है जिसे इस तरह का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर ले कि यूनेस्को की बात अगर हम कर रहे हैं तो यूनेस्को इस तरह के जो दर्जा जो है भारत के योग और कुंभ मेले को, यानी योग और कुंभ मेले, यानी 2016 में योगा को और कुंभ मेले को इस तरह का दर्जा ये दे चुका है। बट अगर फेस्टिवल की बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा को ये इस साल यूनेस्को द्वारा जो है वो सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं यूनेस्को की, ठीक है, अगर हम यूनेस्को की बात कर रहे हैं तो इसकी मतलब स्थापना कब हुई थी ये भी देख लेते हैं। यानी ये कब फाउंडेड किया गया था? तो ये किया गया था 16 नवंबर 1945, यानी इसकी जो फाउंडेशन हुई थी यूनेस्को की वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करें, ठीक है, तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस के पेरिस में इसकी हेडक्वार्टर है। और यूनेस्को के अभी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? वो अभी ऑड्रे ऑजेले है। ठीक है, ऑड्रे ऑजले है, ये यूनेस्को के अभी डायरेक्टर जनरल पद पर बने हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह हमारे जो भारत का यानी कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है जो काफ़ी फेमस है पूरे विश्व में, उसको यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और अगर बाकी की ऑप्शन की बात कर ले, दिल्ली की दिवाली, बिहार का छठ, पंजाब की वैशाखी, तो ये भी विश्व में चर्चित फेस्टिवल है। जैसे दिल्ली की दिवाली यानी दिल्ली में काफ़ी अच्छा दिवाली मनाया जाता है। बिहार का जो छठ है ये भी विश्व में मनाया जाने लगा है। और पंजाब की वैशाखी ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following Indian women has been honored with Ramanujan Prize for Young Mathematician 2021? निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया है? यानी हमारे जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं, ऑप्शन ए सुजाता रामदोराय, ऑप्शन बी नीना गुप्ता, ऑप्शन सी रमन परिमल, ऑप्शन डी मंगला नार्लिकर। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जान लेते हैं और हमारा राइट आंसर है नीना गुप्ता। जी दोस्तों, नीना गुप्ता ये हमारे इंडिया की एक यंग मैथमेटिशियन है। यानी क्या है? ये यंग मैथमेटिशियन है, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है, जिन्हें रामानुजम पुरस्कार से इस साल यानी 2021 में इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर इस पुरस्कार की बात कर ले कि रामानुजम प्राइज, तो ये प्राइज 45 वर्ष से यानी 45 ईयर्स से नीचे के जो यंग मैथमेटिशियन होते हैं उनको अपने काम में, जो भी उनका काम होता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उनके काम में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, यानी ये पुरस्कार नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे 45 साल से नीचे के जो यंग मैथमेटिशियन होते हैं उनको ये पुरस्कार उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि नीना गुप्ता को इस साल ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो उन्हें ये अवार्ड जो है वो एफाइन अलजेब्रिक ज्योमेट्री और क्यूमिटेटिव अलजेब्रा, एफाइन अलजेब्रिक ज्योमेट्री और क्यूमिटेटिव अलजेब्रा, ये
इस क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, ठीक है, नीना गुप्ता को। अगर हम बात करें कि नीना गुप्ता क्या यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है या पहली भारतीय है, तो नहीं दोस्तों, नीना गुप्ता ये पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला है। क्या है ये? थर्ड फीमेल है और फोर्थ इंडियन है। क्या है ये? थर्ड फीमेल और फोर्थ इंडियन है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर हम नीना गुप्ता की बात कर रहे हैं तो इन्हें यह पुरस्कार के अलावा शांति स्वरूप यानी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इस पुरस्कार की बात कर रहे हैं रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी इसकी स्थापना 2004 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। और ये इसकी स्थापना जब हुई थी तो पहला अवार्ड किसे दिया गया था? तो ब्राजील के एक मैथमेटिशियन थे मार्सेलो वियाना। इनको सबसे पहले 2005 में ये पुरस्कार दिया गया था। क्योंकि ये पुरस्कार इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले ये पुरस्कार 2004 में इस्टेब्लिश की गई थी और 2005 में मार्सेलो वियाना ब्राज़ील के जो मैथमेटिशियन थे उनको ये पुरस्कार दिया गया था। और अभी हाल ही में नीना गुप्ता को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम अपनी ऑप्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ए सुजाता रामदोराय, सी रमन परिमल, डी मंगला नार्लिकर, तो ये तीनों हमारे इंडिया के, ये तीनों इंडियन जो है ये फीमेल मैथमेटिशियन है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं हमारे देश में, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये तीनों फीमेल मैथमेटिशियन हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह नीना गुप्ता को इस साल का रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। What is the name of the world's first spacecraft to touch the sun recently? हाल ही में सूर्य को छूने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है सोलर ऑर्बिटर, बी जिनेसिस, सी पार्कर सोलर प्रोब, डी हेलियोस ए। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जानते हैं और हमारा राइट आंसर है सी पार्कर सोलर प्रोब। जी, ये एक स्पेसक्राफ्ट है जिसे हाल ही में नहीं, जिसे नासा ने 2018 में लॉन्च किया था। इसे इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि सन का एनालिसिस किया जा सके, यानी सन की पूरी जानकारी ली जा सके, ठीक है। तो इस स्पेसक्राफ्ट को पार्कर सोलर प्रोब ये सूर्य को छूने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान यानी स्पेसक्राफ्ट बन गया है, क्योंकि हाल ही में इसने अभी सूर्य को टच किया है और वहाँ से सूर्य का जो कोरोना पार्ट होता है, सूर्य का कोरोना जो पार्ट होता है यानी सन का जो आउटर लेयर होता है, इसे कोरोना कहा जाता है। जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है, वायुमंडल होता है, उसे कोरोना कहता है। ये उस पार्ट को टच किया है और वहाँ से जो मैग्नेटिक जो इसका एरिया है, मैग्नेटिक एरिया, और साथ ही साथ वहाँ के जो पार्टिकल्स है उसका भी ये एक सैंपल लेकर लौटेगा, क्योंकि इसने इसका सैंपल को कलेक्ट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अब बात यहाँ पे जब इस स्पेसक्राफ्ट और सन की बात हो रही है तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सन तो काफ़ी ज़्यादा हीट है, तो उसके पास ये स्पेसक्राफ्ट कैसे गया होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्पेसक्राफ्ट था इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? 5 लाख किलोमीटर पर आवर थी। यानी इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि जो सन का जो हीट था वो इसे इफेक्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इफेक्ट नहीं कर पाया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि पार्कर सोलर प्रोब, इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये कौन से कार्यक्रम का हिस्सा था? तो ये लिविंग विद अ स्टार, लिविंग विद अ स्टार, ये इस कार्यक्रम का हिस्सा था, ठीक है दोस्तों।
तो बात अगर हम अपने ऑप्शन की कर लेते हैं, हमारा जो पहला ऑप्शन है ए सोलर ऑर्बिटर, वो एक तरह का ये सन ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। ये क्या है? ये सन ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बात अगर जेनेसिस की कर लेते हैं तो ये भी नासा के द्वारा सन के जो सैंपल है यानी सोलर विंड पार्टिकल्स उनको कलेक्ट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, और ये वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं उनको लेकर ये अर्थ पे भी आ चुका है। ठीक है, अगर बात हम अपने ऑप्शन डी की कर लेते हैं हेलियोस ए की, तो ये दो तरह के जो है ये स्पेस है क्राफ्ट हैं, हेलियोस ए और हेलियोस बी। ये क्या? ये एक तरह के सोलर स्टडी को करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, यानी सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज गॉट इट्स फर्स्ट FM रेडियो स्टेशन, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अपना पहला FM रेडियो स्टेशन मिल गया है, इसकी आवृत्ति क्या है यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो हमारे ऑप्शन है ए 98.3, बी 99.3, ऑप्शन सी 91.0, ऑप्शन डी 91.1। तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर जान लेते हैं, और हमारा राइट आंसर है 91.1। जी दोस्तों, अभी हाल ही में लद्दाख को अपना पहला रेडियो स्टेशन FM रेडियो स्टेशन मिला है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बताई गई है? इसकी फ्रीक्वेंसी 91.1 है, और ये जो फ्रीक्वेंसी 50 किलोमीटर की रेंज को कवर करेगी, यानी ये लद्दाख के कारगिल और लेह जो डिस्ट्रिक्ट है उनको ये कवर करेगी। और इस FM का नाम दिया गया है, यानी ये FM कौन सा है? तो टॉप FM। ये कौन सा FM है? टॉप FM है। ठीक है दोस्तों, और किसके द्वारा ये FM लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है संभव मीडिया ग्रुप। ओके दोस्तों, संभव मीडिया ग्रुप के द्वारा ये लद्दाख में पहला FM रेडियो स्टेशन जो है वो लॉन्च किया गया, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगर बात हम FM की कर रहे हैं तो भारत में FM का प्रसारण जो हुआ था ये कब हुआ था? 1977 में, यानी भारत में 1977 में FM का प्रसारण हुआ था। लेकिन प्रसारण तो 1977 में ही हो गया था, लेकिन अगर इसमें लोगों के बीच तेजी से आने की बात, यानी लोगों के बीच पहुंचने की बात करें, तो ये 2001 से इसमें तेजी आ गई थी, क्योंकि इसके बाद से हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने FM प्रसारण का प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया था, प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण FM जो है वो लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होने लगा। ठीक है, अगर आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि FM क्या होता है, ठीक है, तो FM जो है वो एक प्रकार का रेडियो प्रसारण होता है। क्या होता है? वो एक प्रकार का रेडियो प्रसारण होता है जो फ्रीक्वेंसी पे बेस होता है, फ्रीक्वेंसी पे बेस होता है। जैसे कि अभी जो लद्दाख में जो FM रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है, वहाँ का पहला ये FM रेडियो स्टेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी 91.1। अगर आप एंटरटेनमेंट या न्यूज़ या कुछ भी चाहते हैं इस FM से, तो आपको 91.1 फ्रीक्वेंसी पे सर्च करना होगा। तो ये FM का नाम टॉप FM है। ठीक है दोस्तों, अब बात हो जाती है कि FM का आविष्कार और किसने किया था, कब किया था। तो इसकी जो इन्वेंशन की बात आ रही है, तो इसकी इन्वेंशन 1933 में की गई थी, और एक क्या था, अमेरिकी इंजीनियर था, अमेरिकी इंजीनियर जिनका नाम था एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके द्वारा जो है वो FM रेडियो स्टेशन का आविष्कार किया गया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड
कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। दोस्तों, अगर आप और भी करंट अफेयर्स की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी में करंट अफेयर्स के साथ साथ वन लाइनर, वीकली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस भी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक से जुड़े हैं तो आप हमें वहाँ भी सर्च कर सकते हैं। हम वहाँ भी अपडेट रहते हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि हमारे द्वारा जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, धन्यवाद।